हेलो दोस्तों, आप सभी का ऑल अबाउट सोशियस में स्वागत है। और यह समाजशास्त्र से संबंधित बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित जो विभिन्न परीक्षाएं होती हैं उन्हीं के जो प्रश्न होते हैं उन्हीं का वन लाइनर सीरीज है यह। और इसमें हम लोग अभी समिति, समुदाय और संस्था के बारे में चर्चा कर रहे हैं। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संघ के 3 स्तंभ माने जाते हैं, परिवार, जाति और ग्राम समुदाय। तो एक बात हम लोगों को बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए कि संघ और समिति एक ही होता है, यह 2 नहीं होते हैं। अर्थात कहीं ऑप्शन में यह संघ भी दे सकता है, कहीं समिति भी दे सकते हैं लोग। तो इनका जो नेट जेआरएफ का एग्ज़ाम था उसी में यह पूछा गया है कि संघ के 3 स्तंभ कौन से माने जाते हैं। तो यह परिवार, जाति और ग्राम समुदाय माना जाता है। अगला पॉइंट है, संघ के सभी सदस्य विभिन्न सामाजिक पद से संबंधित होते हैं और इस पद को प्रतिष्ठा कहते हैं। हालांकि इसको प्रस्थिति भी कहते हैं। प्रस्थिति हम जानते हैं कि जो व्यक्ति का सामाजिक पद होता है उसी को हम प्रस्थिति कहते हैं। अर्थात किसी व्यक्ति को समाज में किस पद से जाना जाता है उसी को उसकी वह प्रस्थिति कहलाती है। तो इस प्रकार से हालांकि जो क्वेश्चन पेपर है उसमें इस ऑप्शन में प्रतिष्ठा दिया गया है, लेकिन इसे हम प्रस्थिति भी कहते हैं। अगला पॉइंट है, एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित है। यह बात सही है कि एक समिति जो होती है वह समुदाय नहीं हो सकती है। क्योंकि समिति और समुदाय के कुछ बेसिक लक्षण हैं, उनको हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे। यहाँ पर यह बात समझ लेते हैं कि जो समिति होती है वह कुछ निश्चित उद्देश्यों के लिए स्थापित होती है, जबकि समुदाय जो होती है उनके सामान्य उद्देश्य होते हैं, उनके कुछ निश्चित उद्देश्य नहीं होते हैं। बाकी जो अंतर है इसके इसी वीडियो में हम लोग आगे डिटेल में देखेंगे कि इनके सारे लक्षण कौन कौन से हैं और इनमें क्या मुख्य अंतर पाया जाता है। आगे इसी में परंतु एक समूह जो होता है वह समुदाय में अंतर्निहित होता है। अर्थात समुदाय में हम देखेंगे तो बहुत सारी समितियां हो सकती हैं, बहुत छोटे छोटे ग्रुप्स हो सकते हैं, उन सभी को मिलाकर एक समुदाय बनाया जा सकता है। तो यह जो प्रश्न है वह यही कह रहा था कि एक समिति समुदाय नहीं है परंतु एक समूह समुदाय में अंतर्निहित होता है, अर्थात वह समुदाय का ही भाग होता है। अगला पॉइंट, वह व्यवस्था जो व्यक्तियों के व्यवहार को उनके आदेशक चरित्र के माध्यम से क्रमबद्ध और संरचित करती है उसे संस्था कहते हैं। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि जो संस्था होती है यह क्या होती है, नियमों की, कार्यप्रणाली की एक व्यवस्था होती है। इसको एक सिंपल तरीके से हम समझते हैं कि जो संस्था होती है वह मानव के व्यवहार को नियंत्रित करती है। किस प्रकार से हमें काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, समाज में कैसे रहना चाहिए, नहीं रहना चाहिए, यह इन नियमों की एक व्यवस्था होती है। अगला पॉइंट, लोगों का वह समूह जो निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु संगठित किया जाता है उसे संघ कहते हैं। तो ये हम सभी जानते हैं कि जो समिति या संघ है इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, अर्थात यह लोगों का वह समूह होता है जिसमें कुछ निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए यह बनाया जाता है। यहाँ पर एक मैच करने वाला प्रश्न है जिसमें दिया है समुदाय, संस्था, संघ, संस्कृति, और इसको मैच करना है जाति, साझा मूल, श्रमिक संघ और हम की भावना से। तो हम सभी यह जानते हैं कि समुदाय जो होता है इसमें हम की भावना पाई जाती है। संस्था जो होती है वह जानते हैं कि एक नियमों की, कार्यप्रणाली की व्यवस्था है। तो जाति जो है वह इसी के अंतर्गत आती है। जाति को एक संस्था हम मानते हैं क्योंकि जाति में भी अपने कुछ नियम हैं, कार्य करने के तरीके हैं। बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि जाति के अंदर हम कर सकते हैं लेकिन जाति के बाहर निषेध होती है। जैसे अंतरजातीय विवाह है वह निषेध होता है, लोग अपनी जाति से बाहर विवाह नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से जो संस्था है वह जाति से मैच होगा। संघ जो है वह श्रमिक संघ से मैच होगा क्योंकि जो श्रमिक संघ है वह उनके अपने कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, इसीलिए वह संघ या समिति बनाई गई होती है। संस्कृति जो है
इसमें हम देखेंगे कि एक संस्कृति में उनके अपने साझा मूल्य होते हैं, अर्थात जो कोई भी एक संस्कृति हम ले लेते हैं तो वहाँ पे मूल्यों में समानता पाई जाती है। जितने भी लोग उस संस्कृति से जुड़े होते हैं उनके मूल्य भी एक जैसे होते हैं। यहाँ पर अब हम लोग जो समिति है इसके लक्षण देख लेते हैं कि आखिर में समिति के लक्षण क्या हैं। तो पहला पॉइंट कि यह मनुष्यों का समूह होता है। यह हम सभी जानते हैं कि समिति है या समुदाय है, किसी को भी हम ले लें तो जहाँ मनुष्य अगर नहीं है तो इन चीज़ों का कोई औचित्य नहीं है। समिति है, समुदाय है, इनका कोई अपना खुद का औचित्य नहीं है जब तक कि यह मनुष्यों का समूह न हो। तो पहला पॉइंट तो ऐसे क्लियर है कि यह मनुष्यों का समूह होता है। हम सभी देख चुके हैं यह कि इसके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, अर्थात यह निश्चित उद्देश्यों के लिए ही बनाई जाती है। और जब चूँकि निश्चित उद्देश्य होंगे तो इसकी स्थापना भी विचारपूर्वक होती है, अर्थात पहले से हम प्लान करके और इसको स्थापित करते हैं। यह एक निश्चित संगठन होता है। यह नियमों पर आधारित होता है, अर्थात समिति के अंदर इनके अपने कुछ नियम होते हैं। ऐच्छिक सदस्यता होती है, अर्थात हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसके सदस्य बने या ना बने। जबकि समुदाय में ऐसा नहीं होता है, वहाँ पे अनिवार्य सदस्यता होती है। तो समिति के अंदर ऐच्छिक सदस्यता होती है और हम यह देख सकते हैं कि एक समुदाय के अंदर बहुत सारी समितियाँ बन सकती हैं और व्यक्ति किसी एक समिति का सदस्य हो सकता है और दूसरी समिति का सदस्य नहीं भी हो सकता है। तो इसकी सदस्यता ऐच्छिक होती है, अर्थात यह व्यक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि यह उस समिति का सदस्य बने या न बने। इनकी अस्थायी प्रकृति होती है, अर्थात जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे यह निश्चित उद्देश्यों के लिए समिति बनाई जाती है। तो निश्चित उद्देश्य होते हैं और इन उद्देश्यों को पूर्ण करने के बाद अगर जैसे ही यह उद्देश्य हमारे पूरे हो जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि हम उस समिति को समाप्त कर देंगे। तो यह अस्थायी प्रकृति होती है, अर्थात इनको बाद में समाप्त भी किया जा सकता है। इनमें अनौपचारिक संबंध पाए जाते हैं और यह साध्य न होकर साधन होता है। तो हम सभी ये जानते हैं कि समिति जो होता है वह कुछ निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए बनाया जाता है, अर्थात यह एक साधन का काम करता है। तो जो समिति होती है वह साध्य न होकर साधन होती है। साध्य का क्या अर्थ होता है? अर्थात लक्ष्य। अर्थात समिति कोई लक्ष्य नहीं है अपने आप में, लेकिन लक्ष्यों को पूर्ति करने के लिए एक साधन का काम करती है, अर्थात समिति साध्य न होकर साधन होती है। अब यहीं पर हम लोग समुदाय के लक्षण देख लेते हैं। तो समुदाय में निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाया जाता है, अर्थात इनमें जो भी एरिया है वह कुछ निश्चित एरिया होती है। पता चलता है कि हाँ यह समुदाय है और जो दूसरा एरिया है वहाँ पे दूसरा समुदाय है। इस तरीके से इनके कुछ निश्चित भौगोलिक क्षेत्र पाए जाते हैं। और जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र होंगे तो यह हमें पता भी चलता है कि किस प्रकार से वह हमें दिखाई देता है, अर्थात यह मूर्त होता है जिसे हम देख सकते हैं, एहसास कर सकते हैं। जिस प्रकार से अगर मान लें कि कोई राज्य है तो वह भी एक समुदाय माना जाता है, जैसे मैकाइवर एवं पेज ने राज्य को समुदाय माना है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि समुदाय का जो एक मेन लक्षण आता है वह है कि इसका निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है। और जब निश्चित भौगोलिक क्षेत्र है तो यह मूर्त पाया जाता है। इसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, अर्थात सभी में आपस में एक दूसरे से जुड़ा हुआ, अर्थात सभी लोग एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, समझते हैं, एक दूसरे के प्रति उनकी भावनाएं होती हैं। तो यह एक सामुदायिक भावना होती है। किसी भी काम को लेकर, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए पूरा समुदाय एकजुट होता है। तो इनमें सामुदायिक भावना पाई जाती है। आत्मनिर्भरता पाई जाती है, अर्थात यह अपने आप में कोई भी समुदाय आत्मनिर्भर होता है। यह बाहर के क्षेत्र से उतना ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा। इनमें सामान्य जीवन एवं संस्कृति पाई जाती है, अर्थात किसी भी समुदाय में जो एक क्षेत्र में जो समुदाय है उनकी संस्कृति, उनकी जीवन शैली सामान्य होती है, अर्थात सबकी
एक जैसी होती है। इनके व्यापक उद्देश्य होते हैं। जिस प्रकार हम लोग देखें कि जो समिति होती है उनके कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, लेकिन वहीं पर समुदाय के व्यापक उद्देश्य होते हैं। इनके कुछ सिर्फ एक उद्देश्य के लिए समुदाय नहीं बनता है, बल्कि इनके बहुत सारे उद्देश्य एक साथ होते हैं, तो इनके काफ़ी व्यापक उद्देश्य होते हैं। समुदाय का स्वतः विकास होता है, अर्थात समुदाय कभी बनाया नहीं जाता है, यह स्वतः ही विकसित होता रहता है। इनकी सामान्य नियम व्यवस्था होती है। विशिष्ट नाम होता है, इनका अपना एक विशिष्ट नाम पाया जाएगा। यह मनुष्यों का समूह होता है। इसमें अस्थायित्व पाई जाती है, अर्थात जिस प्रकार से समिति की जो प्रकृति है वो अस्थायी है। जैसे ही उनके उद्देश्य पूरे हो जाते हैं समिति को समाप्त किया जा सकता है, लेकिन चूँकि समुदाय के उद्देश्य भी बहुत ज़्यादा व्यापक हैं, इनके अपने सामान्य नियम हैं, इनका स्वतः विकास होता है, तो इनकी प्रकृति भी अस्थायी होती है, अर्थात ये समाप्त नहीं हो सकते हैं। इनकी सदस्यता जो होती है वह अनिवार्य होती है, अर्थात हम जन्म से ही किसी समुदाय के सदस्य होते हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हम किसी समुदाय में रहते हुए और हम उसके सदस्य नहीं हैं। हालांकि वहीं पर समिति में सदस्यता जो होती है वह ऐच्छिक होती है, अर्थात अपनी इच्छा के अनुसार होती है। समुदाय जो होता है वह साधन एवं साध्य दोनों होता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि समुदाय के जो उद्देश्य हैं वो काफ़ी व्यापक हैं, तो अपने आप में यह साध्य है, अर्थात उन लक्ष्यों को प्राप्त करना भी अपने आप में उस समुदाय की खुद की जिम्मेदारी होती है। और उन्हीं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समुदाय जो भी जिस तरीके से अपने नियमों को या अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए जिन जिन कार्य प्रणालियों को अपनाता है, तो यह एक साधन के रूप में भी होता है। अर्थात जो समुदाय है वह साधन एवं साध्य दोनों होता है। तो यह आज हम लोग जो समिति, समुदाय और संस्था से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे, इनको हम लोगों ने देखा। और इसी कड़ी में समिति, समुदाय और संस्था के कुछ और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मैं अगले वीडियो में फिर से उपस्थित होंगी। आप लोगों से एक और अनुरोध है कि अगर आप लोगों को समाजशास्त्र से संबंधित किसी भी टॉपिक पे कुछ भी कन्फ्यूजन है, अगर आप लोगों को कोई टॉपिक ऐसा है जो नहीं समझ में आता है, तो आप लोग हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उस क्वेरी को सॉल्व करने की पूरी तरीके से कोशिश करूंगी। जैसा कि मैं आप लोगों से पहले ही बता चुकी हूं कि मेरी जो क्वालिफ़िकेशन है वह मैंने इग्नू से ही पढ़ा है। अपना जो बैचलर डिग्री है या मास्टर डिग्री है, ये सब मैंने इग्नू से ही किया है। समाजशास्त्र सिर्फ और सिर्फ समाजशास्त्र विषय से ही किया है। तो इस प्रकार से आप लोगों के समक्ष अगर कुछ भी जो भी मटेरियल मैं लेके आती हूँ वह बिल्कुल ऑथेंटिक होता है, विश्वसनीय होता है, और यह इग्नू की जो किताबें हैं उन्हीं से होता है, उनसे बाहर कुछ भी नहीं होता है। तो आप लोग जब पढ़ ही रहे हैं तो इधर उधर भटक के क्यों पढ़ना है? कुछ जो भी एटलीस्ट आप लोग उन चीज़ों को पढ़िए, समझिए जो कि विश्वसनीय हैं। और आप लोगों को अगर मेरा समझाने का तरीका अगर पसंद आता है तो आप लोग हमें मोटिवेट अवश्य करें, एटलीस्ट हमें बताएं कि आखिर में हमारे में अगर कुछ कमी है तो भी आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप हमें बता सकते हैं, क्योंकि जब आप लोग हमसे कनेक्ट होंगे तभी मैं समझ पाऊँगी कि हाँ, मुझे अपने आप में क्या इम्प्रूव करना है और ज़्यादा क्या सुधार मुझे अपने आप में लाना है। तो बस आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।